आशीष विजय दिस साइड। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉ और रेगुलेशन से रिलेटेड हमारी क्या क्या कंसिडरेशन रहती हैं वो हम इस ऐसे के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, मैं मार्क करवाता रहता हूँ आपको और उसका मीनिंग बताता रहता हूँ, और जो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको अलग से मार्क करवाता रहूँगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी आप जब भी ऑडिट करते हो तो वो जो होता है ना, वो आपका ऑडिट पे, ये आपका जो लॉ एंड रेगुलेशन की बात है ये बस ऑडिट पे अप्लाई होती है, ये अप्लाई नहीं होती है आपकी एश्योरेंसेस पे। अदर एश्योरेंसेस पे अप्लाई नहीं होती है, जैसे एश्योरेंस सर्विसेज हो गई, उस पर नहीं होगी, बस ये ऑडिट पे आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद हमें देखना होता है कि जो ऑडिटर को देखना होता है कि ये इससे कोई नॉन कंप्लाइंस से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है, वो हमें चेक करना होता है। तो इसके बाद आ जाओ हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद SA 250। तो ये वाला पॉइंट आप एग्जाम के लिए लर्न कर लेंगे। ये बोल रहा है कि टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशंस जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है जिन पॉइंट्स का आपको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तो वो पॉइंट्स हमें चेक करते हुए चलने हैं कि क्या वो डिस्क्लोज हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि नहीं। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होते हैं जो हमारे लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से होते हैं, जैसे मान लो आपकी TDS की कंप्लाइंस हो गई, आपकी एडवांस टैक्स की कंप्लाइंस हो गई, तो वो हमें चेक करने हैं। इसके अलावा ये 2 अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको भी पढ़ लेना कि हम ये हेल्प कर, मतलब ऑडिटर देखेगा कि नॉन कंप्लाइंस हुई है कि नहीं हुई। जो नॉन कंप्लाइंस है अगर नहीं हुई तो उसके लिए उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स देखते हुए चलेगा, ठीक है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो देखो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले तो भैया मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद ओवरसाइड ऑफ TCWG। जो TCWG है मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, आपकी मैनेजमेंट की ही और TCWG की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखेंगे कि जितने भी आपका काम हुआ है वो लॉ एंड रेगुलेशन के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और इंक्लूडिंग द कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन दैट डिटरमाइंस रिपोर्टेड अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने बताया है कि नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो जैसे हो गया मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको देखना है कि आप कंप्लाई कर रहे हो, मतलब मैनेजमेंट को देखना है कि आप कंप्लाई कर रहे हो, अप टू डेट हो को, और मतलब जिसकी वजह से आप लीगल इश्यूज़ को अवॉइड कर पा रहे हो। इसके अलावा देख पा रहे हो कि आपने जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ये आपके मतलब क्रिएट आपने अच्छे से किए हैं और वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इसके अलावा आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हुए चलोगे। इसके अलावा आप देखोगे कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपने मतलब सही से गाइडलाइंस बनाई है कि नहीं बनाई, जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल रही है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की आप देखोगे कि एम्प्लॉयज़ को कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो आपके कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय फेल हो रहा है कंप्लाई के, तो आप अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एक्शन उसके खिलाफ ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, ठीक है। मैनेजमेंट को इसके अलावा देखना है कि वो लीगल एडवाइसेस की अगर नीड है तो वो ले लेगा। लीगल एडवाइसेस जैसे कि कंपनी के मतलब इन हाउस अगर कोई लॉयर है या फिर आउटसाइड द कंपनी उसको अगर किसी लॉयर फर्म से अगर वो लेनी है तो लीगल एडवाइसेस लेनी है, तो वो कंपनी ले रही है कि नहीं ले रही, ताकि वो देख पाए, मॉनिटर कर पाए अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को। तो जो इंटरनली लीगल फर्म होती है ना वो कंपनी जर्नल काउंसिल बोलते हैं उसे, ठीक है। इसके अलावा वो देखेगी कि उनके रजिस्टर्ड अप टू डेट हैं कि नहीं लॉ एंड रेगुलेटेड से रिलेटेड, क्योंकि हम क्या करेंगे अपने रजिस्टर्स में है ना लिखते हुए चलेंगे कि क्या क्या हमारी डेट्स हैं, क्या मतलब देखो हम रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन करते हैं कि किस डेट को हमें क्या फाइल करना है, क्या हमने वो फाइल कर दिया कि नहीं कर दिया, उसमें कोई डेविएशन आई कि नहीं आई, अगर हम लेट हो गए तो हमने कितनी पेनल्टी भरी, तो वो रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, अगर कोई कंप्लेन करी हुई है तो कंप्लेन रजिस्टर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, उसमें हमें देखना होता है कि कंपनी ने किस तरह एड्रेस किया है उस कंप्लेन को, ठीक है, किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकता है कंपनी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये सब वहाँ पर लिखेगी, तो ये चिप चेक करनी है। फिर हमने बताया कि जो लार्जर एंटिटीज़ होती है ना वहाँ पर ये सारा का सारा काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन देखता है, ऑडिट कमेटी देखता है और कंप्लाइंस फंक्शन देखता है। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसे देखता है, वो रेगुलरली व्यू करता है कि लीगल और रेगुलेटरी जो कंप्लाइंस है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ऑडिट कमेटी हमारा ओवरसी करता है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर सही हैं कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेट है, कंप्लीट है, कंप्लाइंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन है कि नहीं, तो ऑडिट कमेटी का ये काम है। इसके अलावा कंप्लाइंस फंक्शन में हम ये देखते हैं कि भाई लॉ एंड रेगुलेटरी हम इंश्योर करते हैं कि वो प्रिवेंट कर रहे हैं कोई लीगल इश्यूज़ को, प्रमोट कर रहे हैं एथिकल बिहेवियर को, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। देखो पहली बात तो ये, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन कंप्लाइंस का, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ऑडिटर डिटेक्ट करेगा लॉ एंड रेगुलेशंस को, ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट पे की है। लेकिन ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है रीजनेबल एश्योरेंस लेने की। तो यहाँ पर मार्क कर लो, रीजनेबल एश्योरेंस जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल एश्योरेंस की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर। तो यहाँ पर ऐसे 200 को हमने लिख दिया कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है फ्रॉड और एरर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो हम एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हुए चलेंगे। तो ऑडिटर की ये जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा ऑडिटर की एक और जिम्मेदारी, ऑडिटर का बारे में एक और चीज़ लिख रखी है यहाँ पर कि हमारी है ना एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, कि हमसे अनअवॉइडेबल रिस्क जो मटेरियल में स्टेटमेंट डालता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो हमने चाहे ऑडिट अच्छे से प्लान करी हो अकॉर्डिंग विद द ऐसे, फिर भी हमसे कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इफेक्ट डालता है वो हमसे छूट सकता है, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन के लिए मार्क कर लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिटर की कि हमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं मिला, वो ग्रेटर मतलब ज़्यादा खतरनाक है किससे? यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको कोई लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंस आप नहीं ढूंढ पाए, वो कम खतरनाक है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक है कि आपने मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं किया। तो आपको वहाँ पर ये 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इन 3 पॉइंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है? पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका जो लॉ एंड रेगुलेशन है ना, वो क्या होता है, लॉ एंड रेगुलेशन कई बार है ना इतना मटेरियल इफेक्ट नहीं डालता है, डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और कई भी बार क्या होता है, जो नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, मतलब फॉर्जरी के काम आता है, कॉल्यूजन के काम आता है। मतलब हो सकता है मैनेजमेंट ने लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो ना करके कोई फ्रॉड कर रखा हो, कोई कॉल्यूजन मिली भगत हो, कंसील कर रखा हो, गलत काम कर रखा हो, चीटिंग कर रखी हो, डेलिब्रेट फेलियर ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, उन्होंने जानबूझ कर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना करी हो, मैनेजमेंट अपने कंट्रोल को ओवरराइड कर रखा हो, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड टू द ऑडिटर, आपको कोई गलत मिस रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिखा रखी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप मतलब ऐसा भी नॉन कंप्लाइंस का ये रूप भी हो सकता है। लेकिन कोई भी एक्ट नॉन कंप्लाइंस है कि नहीं, वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। मतलब आपके है ना लीगली, मतलब लॉ में गिवन होगा कि क्या ये मतलब एक्ट ऑफ लॉ जो है वो आपका नॉन कंप्लाइंस है कि नहीं। जैसे मान लो मैनेजमेंट झूठ बहुत बोलता है, तो ये कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं हुई। नॉन कंप्लाइंस तो ये होता है जैसे मान लो कोई लाइसेंस नहीं लिया, आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं भरा, ये होता है नॉन कंप्लाइंस। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपके लॉ में पहले से लिखा होगा। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो मैंने आपको बताया, एक होता है, एक आपको है ना यहाँ पर एक होता है डायरेक्ट इफेक्ट जो डालता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो कौन से होते हैं? जैसे टीडीएस की कंप्लाइंस हो गई, एडवांस टैक्स की कंप्लाइंस हो गई। एक होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालते फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपने कोई जर्नल एंट्री गलत कर दी, ठीक है, हो सकता है जर्नल एंट्री नहीं डालती हो इतनी, वो आपने कोई छोटा सा प्रोविजन था नहीं लिया तो नहीं लिया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इफेक्ट नहीं डालती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, इधर से इधर तक पढ़ना है। इसमें बोला है कि आपको जो भी डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं ना, उसके लिए आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो अदर लॉ एंड रेगुलेशन होगा ना, जो आपका डायरेक्ट नहीं है, डू नॉट डायरेक्ट इफेक्ट, जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डाल रही, तो जर्नल एंट्रीज की वजह से मान लो कोई गलती हो गई, वो तभी आप दिखा के आओगे अगर उसकी नॉन कंप्लाइंस की वजह से मटेरियल इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मान लो कोई प्रोविजन है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, ठीक है, आपने वो जर्नल एंट्री गलत कर दी, डेप्रीशिएशन बहुत ज़्यादा मटेरियल है, आपने वो जर्नल एंट्री गलत कर दी, क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो मटेरियल इफेक्ट डाल रहा है? आंसर इज यस। तो उस केस में आप शो करोगे, ठीक है, उस केस में आपको मतलब काम करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है ऑडिटर कंसिडरेशन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। अगर मान लो आप नॉन कंप्लाइंस से रिलेटेड आपको क्या जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, देखो एक तो आपको ना लीगल
फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कंपनी में, जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, और कंपनी किस तरह इस फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रही है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देख लो, इसके अलावा ये देखो कि ऑडिटर क्या अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा यहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशन का अगर पालन नहीं हुआ है तो पहली बात वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, और लॉ एंड रेगुलेशन की। और इसके अलावा वो इंस्पेक्ट करेगा कॉरस्पॉन्डेंस लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में भी जाके चेक करेगा कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या लॉ एंड रेगुलेशन उसने फॉलो कर रखे कि नहीं कर रखे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अब ये वीडियो देखो बड़ा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग, मुझे पता है कि कम से कम शॉर्ट टाइम की वजह से वो वीडियो देखने आते हो जहाँ पर अच्छे से रिवाइज करवा रखा हो और शॉर्ट टाइम ले रखा हो। देखो मेरा ना सारा काम वो नहीं है, मैं आपको वो चीज़ भी करवाना चाहता हूँ जो आप गलती करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा। अब मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में जितने भी आपको पॉइंट्स पढ़ाए ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के जितने भी पॉइंट्स थे ना भैया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। लेकिन अगर मान लो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ये क्या नाम है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बताओ, तो आपको ऊपर वाला पॉइंट ना लिख करना ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये पॉइंट पढ़ लेंगे। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ऑडिटर का क्या प्रोसीजर रहेगा नॉन कंप्लाइंस के लिए, तो यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर लिखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट कह रहा है कि ऑडिटर बिकेम अवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग नॉन कंप्लाइंस विद सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस और ऑडिशन शॉ ऑब्टेन। ऑडिटर को नेचर जानना पड़ेगा एक्ट का, जो भी नॉन कंप्लाइंस है उसका वो नेचर जानेगा, ठीक है, देखेगा कि किस सर्कमस्टांसेस में वो नॉन कंप्लाइंस हुआ है। इसके अलावा वो फर्दर इवेल्युएट करेगा कि क्या इसके पॉसिबल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि क्या ये मटेरियल है कि नॉट मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं है तो ठीक है, मटेरियल है तो फिर उसको ऑडिटर को वैसे ही मतलब अपना मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा अपनी ओपिनियन के अंदर। तो वही अभी आगे पढ़ रहा है, बता रहा है। देखो ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक मार्क करो, ऑडिटर क्या करेगा, ये डिस्कस करेगा ये मैटर को किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। और अगर मान लो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो कोई लाइसेंस था, मैंने टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को बोला कि आपको ये लाइसेंस लेना चाहिए था, टीसीडब्ल्यूजी ने कहा कि हाँ ठीक है मेरे को नहीं लगता कि लेना चाहिए था, तो मैंने कहा आप ना ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखा दो, मैं खुद चेक कर लूँगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट मतलब ये लाइसेंस लेना था कि नहीं लेना था। उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम लीगल एडवाइस लेंगे, ठीक है, हम लीगल एडवाइस लेंगे कि क्या इनको ये लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, हम पूछेंगे, मतलब लीगल एडवाइस हम लॉयर से पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन कंप्लाइंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हमने मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर पाए हम, ठीक है, जो भी हमें शक था नॉन कंप्लाइंस का या कंप्लाइंस के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और अपनी ओपिनियन को इवेल्युएट करेगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर तो मटेरियल इफेक्ट डाल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ये कंपनी वाले हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे डेटा, तो हम अपने क्वालिफिकेशन करके आएंगे, हम डिस्क्लेमर पकड़ा के आ जाएंगे अगर वो परवेसिव है, और परवेसिव नहीं है तो हम अपनी क्वालिफाई करके आ जाएंगे अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं auditor shall evaluate the implication of non-compliance in relation with other aspect of the audit including assessment और reliability appropriate action। देखो अगर आपको लग रहा है कि जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने मैनेजमेंट से लिया था उसका भी यहाँ पर कंप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, और जैसे कि मान लो उन्होंने कहा था कि हम प्रिवेंट करेंगे, हम अच्छे से इंटरनल कंट्रोल बनाएंगे, उन्होंने नहीं किया है, तो हमें कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन अगर हमें लेना है तो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई फ्रॉड मिल गया 1 करोड़ से ऊपर, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता के आएंगे, या फिर हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो हम विड्रॉ कर देंगे। तो हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट है वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा है, तो ये पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। चलो अच्छा वो क्वेश्चन ही आपको दिखा देता हूँ कि फिर ना आप कहोगे कि हमें तो बताया नहीं। देखो बच्चा गलती क्या करता है, एक क्वेश्चन है कि ऑडिटर है, ऑडिटर क्या कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी में, अलग पेन से करता हूँ, ऑडिटर है वो इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की सर्च हुई पड़ी है फिक्टिशियस इनवॉइस के ऊपर, 50 करोड़ का फिक्टिशियस इनवॉइस था, तो एक सर्च हो रखी है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसके इंश्योरेंस के इंस्टीट्यूट को भी ये बात बता दी है, तो ऑडिटर्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो आपको क्या लिख के आना है, देखो पहले तो ये क्वेश्चन में लिखा आना कि भैया हमें यहाँ पर लगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्च चल रही है, तो यहाँ पर इंडिकेशन तो है कि यहाँ पर नॉन कंप्लाइंस हुई है। फिर हम बताएंगे कि भैया यहाँ पर हो सकता है कि फाइन्स हमारे ऊपर लग जाए, लिटिगेशन लग जाए, अदर कॉन्सिक्वेंसेज पे हमें पर लग जाए जो कि मटेरियल इफेक्ट डालेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इसके बाद हमें यहाँ पर बताना है
कि देखो ये जो नॉन कंप्लाइंस हुई है इसकी वजह से हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे नेचर की, यही वाला पॉइंट लिखेंगे जो अभी हमने स्टडी मैट में पढ़ा है, ठीक है। उसके सर्कमस्टांसेस देखेंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन इवेल्यूएट करेंगे कि हमारा इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इसके बाद हम बताएंगे कि देखो हम मैनेजमेंट और TCWG के साथ डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है, डिस्कस करते हुए चलेंगे। और अगर मतलब डिस्कशन के बाद भी हमें लग रहा है कि ये मटेरियल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो है, मतलब ये मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लीगल एडवाइस लेते हुए चलेंगे। और अगर हमें लग रहा है कि लीगल एडवाइस से भी काम नहीं चल रहा है और मतलब अभी भी हमें लग रहा है कि मतलब ये सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पर लिख के आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के करवाया है क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आपका गलत हो जाए। आप यहाँ से ऑडिट ओपिनियन पढ़ के चले जाओ, आप अपना ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के आ जाओ। आंसर देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा था और लिखा क्या है आंसर में, ये वाला पॉइंट ऑडिट प्रोसीजर्स उसने बताए हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया दोस्तों, ठीक है। तो वैसे तो आप देखो डिस्क्रिप्शन पे जाके कुछ भी देख सकते हो, मेरे से कोई डाउट पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। बाकी आप क्लास भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। क्लासेस में मैंने बस यही करवाया है कि अच्छे से समझाया तो है ही, वो तो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, इससे और डिटेल में बताया, विद एग्जाम्पल्स बताया है, साथ में सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करवाए हैं। अगर आपने मेरे दिए हुए क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए तो आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर क्यों कवर करना ज़रूरी है, देखो वहाँ पर है ना ये पता चल जाता है कि ICAI किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछेगा तो हमें क्या आंसर देना है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स में ये है कि आपको हर चीज़ कवर करवाई है मैंने, तो आपको कुछ भी देख के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ICAI कई बार है ना ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है जो स्टडी मैट में नहीं है। अभी हम एक और क्वेश्चन करवा दूंगा आपको जो देखो ना स्टडी मैट में नहीं होगा लेकिन पेपर में दो बार आ चुका है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ पर, रिपोर्टिंग आइडेंटिफाई सस्पेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। देखो अब क्या हो रहा है, हमारी जो नॉन कंप्लाइंस है उसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग एक तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कर रहे हैं, मतलब हम TCWG को रिपोर्टिंग करते हुए चल रहे हैं। तो TCWG को क्या रिपोर्टिंग करेंगे, अगर देखो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि भैया देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नॉन कंप्लाइंस होगी ना, अगर वो इंटेंशनल है, हमें बिलीव है कि वो इंटेंशनल मटेरियल इफेक्ट डाल रही है, तो हम कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को एज सून एज प्रैक्टिकल, जैसे ही होगा हम उसको बता देंगे। इसके बाद अगर हमें लग रहा है कि भैया TCWG ही मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, नॉन कंप्लाइंस के अंदर, तो हम नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को बताएंगे। अच्छा इधर मैनेजमेंट तो आपको पता है CEO CFO हो गए, TCWG होता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर उससे भी ऊपर कोई अथॉरिटी है तो हम उसको बताते हुए चलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है तो हम लीगल एडवाइस लेंगे, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये आपको यही मिलेगा। और यहाँ पर ये अनश्योर एज टू द पर्सन, इसका मतलब है कि अगर हमें लगता है, मान लो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस हमें लगता है कि कोई नहीं है यहाँ पर हायर अथॉरिटी, तो हम लीगल एडवाइसेस लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक मिनट, हाँ। तो हम क्या करेंगे, देखो ऑडिटर और ये अच्छे से पढ़ लेना, ये तो पूरा का पूरा पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक बार मैं बता देता हूँ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बोल रहा है कि देखो अगर कोई नॉन कंप्लाइंस है जो कि मटेरियल इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब कंपनी ने उसको, मैनेजमेंट ने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया है, तो हम ऐसे 705 के तहत अपनी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन यहाँ पर शो करते हुए चलेंगे। इसके बाद अगर मान लो ऑडिटर को मना किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा कि भैया हम तेरे को सफिशिएंट ऑडिटेड एविडेंस नहीं देंगे, तो यहाँ पर भी हम अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे के चलेंगे। अच्छा क्वालिफाई कब करते हैं, देखो मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मान लो परवेसिव नेचर है और परवेसिव नेचर नहीं है, और आपका यहाँ पर बात हो रही है बस मिसस्टेटमेंट की, देखो मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है, परवेसिव मतलब पूरी कंपनी पे उसका इफेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर एडवर्स रिपोर्ट दोगे। अगर परवेसिव नहीं है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई रिपोर्ट दोगे। लेकिन अगर मान लो कोई सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस आपको ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है और वो परवेसिव है, तो आप डिस्क्लेमर दोगे। अगर वो परवेसिव नहीं है तो यहाँ पर आप क्वालिफाई दोगे। दिस इज़ दैट ईजी, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है, ठीक है। ये वैसे इंटर में था आपका, फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। तो इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद है ना इसके ऊपर ये अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने, एक मिनट यहाँ भी पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। ऑडिट इज अनेबल, ये हो गया, ये भी वही पॉइंट है, तो ये वाला पूरा कर लेना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, वो भी देख लेना,
ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, मैं यही कहूँगा। इसके बाद देखो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस विद द रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। देखो ये कहना चाहता है कि ऑडिटर है ना, विद अगर कोई नॉन कंप्लाइंस मिला है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस को अदर पार्टी ऑफ द आउटसाइड एंटिटी बताएगा। जैसे मान लो उसको बाहर रजिस्ट्रार को बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, इनकम टैक्स को बताना है, जीएसटी अथॉरिटी को बताना है, तो अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बता के आएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है जो कि प्रोफेशनल एथिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स में ये पढ़ाया जाएगा कि ऑडिटर ने पता है क्या किया, ऑडिटर ने कंपनी में देखा कोई लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो उसको ना वो बता के आ गया रजिस्ट्रार को। तो क्या ये सही किया उसने? तो आंसर इज नो। भाई कंपनी एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ कि वो रजिस्ट्रार को बता के आएगा कोई नॉन कंप्लाइंस। जब लिखा ही नहीं हुआ तो मजे क्यों ले रहा है भैया? फिर अगर कंपनी ने इसके ऊपर ऑडिटर के ऊपर केस कर दिया ना, तो ये ऑडिटर की तरफ से एक मिसकंडक्ट है, मतलब मिसकंडक्ट तो है ही, तो वो गिल्टी फाइल हो जाएगा और उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, हर्जाना देना पड़ेगा। तो ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता। तो अगर लिखा हुआ है तभी ऑडिटर देगा, मतलब रिपोर्ट अपनी बाहर, अदरवाइज ऑडिटर बाहर रिपोर्ट नहीं दे सकता। कंपनी ने अगर कोई नॉन कंप्लाइंस किया है तो भैया तू अपनी रिपोर्ट में करना चेंजेस, तू बाहर क्या किसी को बताने जा रहा है? असलियत में ये पॉइंट ये है। ये पॉइंट अच्छा मार्क कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड और प्रोफेशनल एथिक्स से भी रिलेटेड। यहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और ये ख़त्म, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ। देखो आईसीआई ने यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूँगा, ये स्मार्ट आईसीआई, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, जितनी इसकी तारीफ़ें करूँ वहाँ उतना कम है। तो इसने क्या किया, ये ना कुछ इंडिकेटर्स पूछ लिए ऑफ द नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस के, ठीक है। राइट एनी 5 इंडिकेटर्स। तो देखो ये जनवरी 21 जो कोविड की वजह से पेपर हुआ था और दिसंबर 21 में इसने 5 नंबर का पूछ रखा है। अब आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये, एक बात बताओ, आईसीआई आप हमेशा यही करते हो ना कि मान लो किसी जनवरी अटेम्प्ट में इसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहोगे कि अब दिसंबर में नहीं पूछेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ चुका है। तो भैया आंसर इज नो, आईसीआई ये नहीं करता। आईसीआई ने अगर मान लो किसी अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बच्चे यही गलती करते हैं, तो पिछले अटेम्प्ट में आ गया, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भैया नहीं, देखो आईसीआई ने लाइव कर रखा है। तो इसने क्या किया, इंडिकेटर्स के ऊपर अगर मान लो क्वेश्चन पूछे कि क्या इंडिकेटर्स है जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि लॉ एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया, तो आप ये इंडिकेटर्स हैं। अनयूजुअल अनऑथोराइज पिंपल्स, तो क्या है अनयूजुअल? मान लो कोई कैश पेमेंट की हुई है, अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन करी हुई है, उसको इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई अनयूजुअल पेमेंट करी हुई है टूवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, पेमेंट करी हुई है किसी फॉरेन एक्सचेंज को विदाउट सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट करी हुई है गुड्स और सर्विसेज की उस कंट्री को जहाँ से गुड्स और सर्विस आए नहीं है, पेमेंट करी हुई है टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, पेमेंट करी हुई है आपने परचेज किया हुआ है ऐसे प्राइस पे जो कि या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है मार्केट प्लेस से। अब देखो एक अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन आया था कि ये कोई भी 5 बता दो इंडिकेटर्स। एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कि बस पेमेंट से रिलेटेड बताओ, तो आपको पेमेंट से रिलेटेड ये 5 पॉइंट एज इट इज़ लर्न करने हैं। बाकी तो अनयूजुअल अनऑथोराइज पिंपल्स में से कोई ना कोई 5 पॉइंट्स याद आ ही जाएंगे, लेकिन पेमेंट से रिलेटेड आ गया तो ये 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और एग्जामिनर ने 5 नंबर का पूछा था, एक भी पॉइंट भूल गए और खुद से बना के लिख दिया तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना अच्छी तरह। इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्स मीडिया कमेंट, पेमेंट ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, लिटिगेशन मैटर अगेंस्ट द कंपनीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज कर रखी हैं तो, या कोई शो कॉज नोटिस अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको दे रखा है, कंपनी को दे रखा है, तो उस केस में भी ये इंडिकेटर है। तो अब आपको समझ आ गया भैया ऐसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ से कोई भी डाउट मेरे से पूछना है तो पूछ लेना, क्वेश्चंस चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट ऐसी बनाई है जहाँ पे अगर आपने पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस और आंसर्स, आपको उसके अलावा कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।